हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर डेली आप एक एक स्टोरी या दो दो स्टोरी देखते जाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, बस आपको स्पेलिंग लर्न करनी होगी। जो ज़ीरो लेवल से सीख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेलिंग लर्न करना होगा। और यहाँ पे जो मैं एक एक वर्ड आपको रीड करके बताती हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। क्योंकि हम बोलते हैं कि इंग्लिश का सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो अगर आपको इंग्लिश सीखना है या समझना है तो सबसे पहली चीज़ आपको रीडिंग आनी चाहिए, प्रॉपर रीडिंग। तो यहाँ मैं आपको रीड करके बताऊँगी, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगी, यानी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है ये। और ग्रामर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो यहाँ पे हम कवर करते जाएंगे, तो आपको बहुत बोरिंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बोर होते हैं ग्रामर में। लेकिन यहाँ पे हम पूरा ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करते 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 आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं ये इस तरीके के वीडियोज़, तो आप ज़रूर देखिए। 2 प्लेलिस्ट हैं, चेक कीजिए उससे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और एक है इंग्लिश स्टोरीज़ करके। तो दोनों ही चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपके काम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। नेवर बी अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल, नेवर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नेवर। बहुत लोग इसको नेभर पढ़ते हैं, तो ये नेभर नहीं, नेवर है। ठीक है, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं या कभी मत। जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश करके डाला हुआ है, कभी मत या फिर कभी नहीं। नेवर का मतलब यानी नेगेटिव सेंस में बनता है ये। बी यानी बनो या हो। अनग्रेटफुल का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञ, और बोलते हैं एहसान फरामोश, यानी जो लोग एहसान नहीं मानते किसी का, इस तरीके से उसको बोलते हैं अनग्रेटफुल। और जो जैसे हम बोलते हैं मैं आई एम सो ग्रेटफुल, तो वो क्या हो जाता है, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, ग्रेटफुल। लेकिन जस्ट उसके यू एन लगा दिया, अनग्रेटफुल, तो हो गया कि मतलब कि जो एहसान नहीं मानता वो। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको हिंदी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस चीज़ को वैसे ही समझ लो। इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही समझ लो कि अच्छा ये सिचुएशन के थ्रू समझिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप हिंदी के वर्ड्स को रिप्लेस करते जाएंगे इंग्लिश के वर्ड से, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। और एक एक वर्ड आपको भी इस तरीके से सेंटेंसेस में लाने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इट वॉज हाई समर। हाई समर यानी बहुत गर्मी थी। इट का मतलब हम वेदर के लिए यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका इट का यूज़ किया जाता है। इट वॉज थी, हाई यानी बहुत, समर यानी गर्मी। द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट। सन यानी सूरज या धूप, वॉज यानी था या थी, एक्सट्रीमली बेहद या बहुत ज़्यादा, हॉट यानी गर्म या तेज। तो जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी, बहुत गर्म थी, बहुत तेज थी। हॉट का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो। अगर इंग्लिश में इस तरीके से बोलूँ, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि सूरज बहुत गर्म था, या फिर धूप बहुत तेज थी। अगर आप बोलेंगे सूरज बहुत, फिर गर्म हो जाएगा। अगर वही चीज़ आप धूप बोलते हो तो बहुत तेज़ थी, क्योंकि धूप बहुत गर्म थी, ये कुछ सेंस नहीं बनाता ना। बस आपको ऐसे इंग्लिश में ही समझ लेना है कि धूप बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत गर्मी थी। Two travelers were going along a dusty road that had no trees along its side. Two travelers, travelers यानी कि यात्री। ओके, travelers का मतलब होता है यात्री। were ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि थे में। और यहाँ पे देखो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पे ing लगा हुआ है, वर्ब में ing लगा हुआ है। और was were यूज़ होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस होता है। तो ट्रेवलर्स जा रहे थे, अलॉन्ग यानी पर या होते हुए, और डस्टी यानी धूल भरी। डस्टी का मतलब देखो, डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल, और डस्टी यानी धूल भरी, धूल भरी सड़क से। दैट हैड नो ट्रीज। दैट हैड जिसके नहीं थे, ट्रीज अलॉन्ग इट्स साइड इसके किनारे किनारे पे जो ट्रीज थे वो नहीं थे, मतलब ट्रीज नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया हैड नो ट्रीज, कोई ट्रीज नहीं थे इसके किनारे पे। इट्स किसकी बात कर रहे हैं? रोड के। रोड तो हमें पता है नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए इट। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। जैसे हम मेल बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए शी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो दे यूज़ करते हैं। उसी तरीके से इसके लिए इट यूज़ होता है। तो इट्स यानी इसके साइड्स, इसके किनारों पर ट्रीज़ नहीं थे। लुकिंग फॉर सम शेल्टर फ्रॉम द हॉट सन। तो यहाँ पे देखो, लुकिंग फॉर यानी देखते हुए या ढूंढते हुए, फॉर सम शेल्टर कोई, अब सम का मतलब कोई भी होता है, कुछ भी होता है। तो यहाँ पे क्या यूज़, क्या सेंस बन रहा है? कोई, कोई आश्रय,
कोई शेल्टर, कोई छाँव या आश्रय, फ्रॉम द हॉट सन, तपती धूप से। दे सॉ, उन्होंने देखा, अ ट्री, एक पेड़, विद यानी साथ, बिग लीव्स, बड़ी पत्तियों, एंड ब्रांचेस, और ब्रांचेस यानी शाखाएं, स्प्रेड लाइक एन अम्ब्रेला, जो कि फैले हुए थे किसकी तरह, अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह। तो देखो अब यहाँ पे हम समझते हैं पूरा। लुकिंग फॉर सम शेल्टर, तो कोई छाँव देखते हुए, तपती धूप से कोई छाँव देखने के लिए, ढूंढने के लिए उन्होंने एक पेड़ देखा, मतलब वो देख रहे थे तभी उन्होंने एक पेड़ देखा। कैसी थी वो, विद यानी साथ या से, बड़ी पत्तियों से और बड़ी बड़ी शाखाओं से वो फैला हुआ था, ठीक है। उसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ, बड़ी बड़ी शाखाएं फैली हुई थी, जैसे कि एक छतरी की तरह, एकदम एकदम छाँवदार, ठीक है, एकदम छाँवदार था वो। दे प्लेस देयर बिलोंगिंग्स ऑन द ग्राउंड एंड सैट इन द कूल थिक शेड ऑफ द ट्री। दे प्लेस्ड, उन्होंने, प्लेस्ड यानी रख दिया, देयर यानी अपना। अब देयर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ट्रैवलर्स हैं, दो लोग हैं ना, इसलिए देयर यूज़ हुआ है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे बोलते ही, यहाँ सब्जेक्ट की जो दे है यहाँ पे यूज़ करते अगर ही, तो यहाँ पे क्या लिखते हम, हिज बिलोंगिंग्स, अपने सामान। वही सेम चीज़ यहाँ पे शी होता तो हर बिलोंगिंग्स हो जाता, यानी यहाँ पे ये हो रहता तो फिर यहाँ पे ये हो जाता। अपने के लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ, आई प्लेस्ड माई, तो यहाँ पे इसकी जगह पे माई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेंज होता है ये। जब हम कोई अपना पोजीशन दिखाते हैं किसी के लिए, तो अगर बॉय है तो ही रहेगा, तो उसका पोजीशन के लिए हिज हो जाएगा। गर्ल रहेगी तो शी रहेगा, तो पोजीशन दिखाने के लिए यानी अपना, अपने की बात करेंगे तो अपना सामान, अपना कपड़ा, अपनी किताब, तो वो हर हो जाएगा लड़की के लिए। दे है तो देयर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उन्होंने रख दिया अपना सामान, बिलोंगिंग्स यानी सामान होता है, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, एंड सेट इन, और बैठ गए। सेट, देखो ये सेट अलग है और ये इन अलग है, ठीक है। सेट का मतलब होता है बैठ गए, इन मतलब में, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये अलग है, आई एन अलग है, सेट का मतलब बैठ गए। अब सिट होता है यानी बैठना, सेट आपका सेकेंड फॉर्म है, सिट सेट, सेट थर्ड फॉर्म भी सेट। तो ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि बैठ गए तो ये आपका क्या है, पास्ट है। सेट इन यानी में, द कूल यानी ठंडी, थिक यानी घनी, शेड यानी छाँव, ऑफ यानी के, द ट्री पेड़ के। सो इस तरह से उन्होंने अपना सामान रख दिया और ज़मीन पे, और बैठ गए ठंडी घनी छाँव में, पेड़ के नीचे ठंडी घनी छाँव में बैठ गए। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, अब ये पूरा एक फ्रेजेस ही अगर आप इस तरह से देखो तो आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, आफ्टर टेकिंग ड्रिंक, आफ्टर टेकिंग जूस, तो इस टेकिंग का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं आफ्टर यानी बाद, टेकिंग यानी करने के, ठीक है, टेकिंग यानी लेना भी होता है। सम यानी कुछ देर, रेस्ट, तो कुछ देर आराम करने के बाद, आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, कुछ देर आराम करने के बाद। वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर ने कहा दूसरे से, एक ट्रैवलर ने दूसरे से कहा। वॉट अ यूजलेस ट्री इट इज़, बोलते हैं ना कि वॉट अ यूजलेस ट्री इट इज़, इट बेयर्स नो फ्रूट्स एट ऑल, कितना बेकार पेड़ है। अगर हम किसी चीज़ को बोलना चाहे, जैसे अब ये ट्री की जगह पे कुछ और यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ हमें बेकार लग रहा है तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वॉट अ यूजलेस ट्री इट इज़, इट बेयर्स नो फ्रूट्स, इसमें फल ही नहीं लगते बिल्कुल भी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं, इसमें बिल्कुल भी फल नहीं है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द ट्री फेल्ट पिंच्ड एंड बर्स्ट आउट। ओके, हियरिंग यानी सुनकर, दिस मतलब ये नॉर्मली हम भी बोल सकते हैं हियरिंग दिस, या सुनकर। द ट्री फेल्ट पिंच्ड, पिंच्ड मतलब होता है जैसे चिकोटी काटना होता है ना, अंदर से कोई कुछ बोलता है तो अपने आप को चिकोटी कट जाती है। पिंच्ड का मतलब होता है चिकोटी कटना या फिर बहुत बुरा लगना। फेल्ट यानी महसूस हुआ। अब मैंने जैसे आपको हर बार बताया है कि फील यानी महसूस होना, फील करना, और वही उसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फेल्ट यानी महसूस हुआ, यानी कि ये कैसा हो गया, ये पास्ट में हो गया, तो फेल्ट उसे महसूस हुआ, पिंच्ड उसे
पिंच्ड महसूस हुआ, यानी चिकोटी जैसा उसको बुरा लगा, यानी बहुत उसको बुरा लगा। एंड बर्स्ट आउट, और गुस्से में फूट पड़ा। हम बोलते हैं अक्सर कि वो गुस्से में फूट पड़ी, उसका मतलब होता है इंग्लिश में बर्स्ट आउट, बर्स्ट आउट। सो द ट्री फेल्ट पिंच्ड एंड बर्स्ट आउट। अब ये ट्री की जगह पे मैं किसी का नाम भी ले सकती हूँ ना, जैसे रीमा फेल्ट पिंच्ड एंड बर्स्ट आउट, ठीक है। यू अनग्रेटफुल सोल, इस तरीके से उसने डांटा, यू अनग्रेटफुल सोल, तो यानी कि एहसान फरामोश आत्मा, तुम लोग, ऑन वन हैंड यू आर टेकिंग शेल्टर इन माई कूल शेड फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर कॉलिंग मी यूजलेस। यानी उसने क्या बोला, ऑन वन हैंड, एक तरफ तो, इसका मतलब अक्सर बुक में भी हम पढ़ते हैं जब हम डिस्टिंग्विश देखते हैं, डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो इसका इस मतलब होता है एक ओर या एक तरफ, ठीक है। एक ओर तो तुम शेल्टर ले रहे हो, यू आर टेकिंग शेल्टर। अब थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। इसी तरीके से आपको भी इंग्लिश समझना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक वर्ड को समझ के फिर समझना है एक एक फ्रेजेस को। एक और तो यू आर टेकिंग शेल्टर, तुम शेल्टर ले रहे हो, आश्रय ले रहे हो। यू सबका यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, देख सकते हो। यू यानी तुम, आर मतलब हो, टेकिंग यानी ले रहे, शेल्टर यानी आश्रय। इन यानी में, इन माई कूल शेड, मेरी ठंडी छाया में, इन माई कूल शेड यानी मेरी ठंडी छाया में। अब सबके नीचे उसका दिया हुआ है ना मीनिंग। फ्रॉम द बर्निंग हीट, फ्रॉम द बर्निंग हीट, फ्रॉम यानी से, बर्निंग यानी जलते हुए, हीट यानी गर्म, तो जलते हुए, बर्निंग हीट यानी जलते हुए, बर्निंग हीट ऑफ द सन, जलते हुए एकदम गर्म सूरज से, गर्म हीट ऑफ द सन, तो गर्म सूरज से, गर्म सूरज से, जलते हुए गर्म सूरज से। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, एंड और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब एक चीज़ यहाँ पे ये वाला यूज़ हुआ, ऑन वन हैंड, एक तरफ, तो ये वाला भी आएगा ही, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ यू आर कॉलिंग मी यूजलेस, अब ये तो हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, यू आर कॉलिंग मी यूजलेस, हाउ डेयर यू, तुम मुझे यूजलेस बुला रहे हो, तुम मुझे बेकार बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, यू आर कॉलिंग मी यूजलेस। तो अब आप यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे हमें फ्रेजेस इस तरीके से मिल गए। इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके आप भी इस तरीके से बोल सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो उसने क्या बोला कि एक तो तुम मेरा आश्रय ले रहे हो, मेरी छाया में हो, ठीक है, मेरी छाया में बैठे हुए हो, और जलते हुए सूरज से तुम छाया ले रहे हो, जलते हुए सूरज से बचने के लिए तुमने मेरा आश्रय लिया हुआ है, मेरी छाया के नीचे हो। और दूसरी तरफ तुम ही मुझे यूजलेस बुला रहे हो। गेट अप एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली टू बी स्कॉच्ड अगेन। क्या बोला उसने, उठो और लीव द प्लेस, ये जगह छोड़ दो, लीव द प्लेस, बोलते ना लीव माई हाउस, हम अक्सर हमने मूवी वगैरह में देखा होगा, लीव माई हाउस, लीव दैट प्लेस। तो इस तरीके से इसका मतलब ये जगह छोड़ दो, लीव द प्लेस यानी उठो और यहाँ से जाओ। इमीडिएटली तुरंत, टू बी यानी होने के लिए, स्कॉच्ड यानी झुलसने के लिए, अगेन, उठो यहाँ से और तुरंत ये जगह छोड़ दो, उठो यहाँ से और तुरंत यहाँ से चले जाओ और फिर से झुलसने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कहने का मतलब है उठो यहाँ से चले जाओ, ठीक है, उठो यहाँ से और झुलसने के लिए चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से वो लोग जाएंगे तो वापस से तो ठंडी छाँव में बैठे हैं, फिर इतनी हीट है, इतनी धूप है, उस पर वापस से वो ऐसे झुलस जाएंगे गर्मी के मारे। तो वही उसने बोला कि गेट अप। हम अक्सर ये देखो बच्चों को उठाने के लिए भी हम इस तरह से बोलते हैं, गेट अप एंड बी रेडी फॉर योर स्कूल। ओके, सो इस तरीके से बोलते हैं ना, गेट अप एंड लीव। गेट अप का मतलब उठो। अब उठने के लिए हम नॉर्मली से कोई बैठा तभी भी बोल सकते हैं, और सोया हुआ है कोई पर्सन, उसके लिए भी हम बोल सकते हैं गेट अप रोहन फास्ट, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर स्कूल। सो गेट अप एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली यानी तुरंत। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देखोगे ट्रैवलर्स में एक एल ही है सिर्फ। कई जगह पे मैं देख रही हूँ कि एक एल ही है, लेकिन आपको यहाँ पे डबल एल लगाना होगा, ठीक है, TRAVE डबल LE,
तो यहाँ पे डबल आपको करना है, LERS, जहाँ जहाँ पे भी है वो आपको स्पेलिंग समझना है कि वो ट्रैवलर्स की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आप इस तरह से एक और वहाँ पे L आपको ऐड करना है, जैसे अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक ही है तो यहाँ पे भी करना है। ओके, सो मैंने आपको एक चीज़ बोला है कि इंग्लिश सीखने का और अगर मैं बोलूँ तो देखिए, मुझे जो सिखाना है वो मैं आपको एक एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये सारी चीज़ें जैसे समर यानी गर्मी, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, और इस तरीके से जो टफ वर्ड्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। और जैसे से मैं सेंटेंसेस को फ्रेम करती हूँ, जैसे से वर्ड्स को समझती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़ा सेंटेंस हमने देखा, उसमें कैसे तोड़ तोड़ के कैसे हमने पढ़ा, ठीक है, तोड़ तोड़ के, जब एक साथ में इतना बड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक था ना, यहाँ से, तो ये कितना बड़ा सेंटेंस था, तो हमने उसको थोड़ा 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 करके हमने पढ़ा। बस इसी तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए आपको, धीरे धीरे आ जाएगा। पहली चीज़ तो देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमको टफ वर्ड्स की मीनिंग, टफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हम हिंदी में बोलते हैं उसकी हमको इंग्लिश में वर्ड पता होने चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो वो चीज़ें आपको वकैब की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो टफ वर्ड्स डेली डेली कम से कम 5, 10, 15, 20 जितना आप लर्न कर सको वो लर्न करिए। अब वो कैसे होगा, वो आपके लिए एक बोलते हैं हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे स्टोरी के थ्रू देखेंगे तो स्टोरी के थ्रू आप ना, वो हमें चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। स्टोरी कोई भी आप देखोगे तो आप आपकी लाइफ में जो भी रहेगा आप बहुत ही इजीली स्टोरी बता सकते हो, नरेट कर सकते हो। कोई बड़ी मूवी है अपने को पूरी याद रहती है तो स्टोरी हमको याद रहती है, तो स्टोरी के थ्रू ना हमको वो जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये तरीका अपनाया है। मैंने पहले आपके लिए इस तरीके से कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोज़ लाए थे, बट अभी मुझे लग रहा है कि जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं या जिनके लिए बहुत कह सकते हैं कि ज़ीरो लेवल से, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि आप पहले तो जो वर्ड्स हैं, वकैब है, उससे स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी स्ट्रॉन्ग होगी अगर वकैब, अगर आपका शब्द भंडार अच्छा रहेगा, आपके पास शब्द हैं, तो इंग्लिश बोलने में आपको ईजी होगी। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप उसको फ्रेम कैसे करें। देखिए, फ्रेमिंग के लिए, सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ग्रामर। कहाँ पे इज़ आएगा, कहाँ पे एम आएगा, कहाँ पे आर आएगा, कहाँ पे वॉज, वर, शैल, विल, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाती हूँ। अगर आप मेरे हर वीडियो में देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ। और ग्रामर की भी वीडियोस अलग से सेपरेट बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे ग्रामर का बनाना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है बार बार कि ये आई वी यू दे के साथ कब ये लगाएं, ही शीट के साथ कब लगाएं, तो उसके वीडियोज़ मैं सेपरेटली बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बस आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद है, क्या चाहिए आपको, कौन सी वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे भी पता चलेगा, मैं हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया कि 2 है, आप चेक कर सकते हो, 2 प्लेलिस्ट हैं ऑलरेडी, तो उसे चेक कीजिए।